हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए जनरल साइंस का क्लास लेके चल रहे हैं, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में आप लोगों का पहला क्लास हम ले चुके हैं प्रकाश में। जो आप लोग पहला क्लास न देखे हों वो पहला क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद आज हम आपका दूसरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और यह जो जनरल साइंस है यह एनसीईआरटी आधारित है। यह जो जनरल साइंस लिया गया है एनसीईआरटी आधारित है और आपके आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज आपका टॉपिक देखते हैं प्रकाश में आगे हम क्या पढ़ाएंगे। तो कल का हम पहले आपको थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कल क्या हम आप लोग को बताए थे जो आपको पिछली क्लास में हुआ था। तो पिछली क्लास में हम आपको प्रकाश जो लाइट है, लाइट चैप्टर के बारे में बता रहे थे। लाइट चैप्टर एक क्या है? ये लाइट एक तरंग है। और आप लोग को हम क्या बताए, लाइट एक ऊर्जा का भी रूप है और लाइट एक कण का भी रूप है। तो इन सबको हम डिफिनेशन पिछली क्लास में बताए हैं। तो तरंग अगर पूछा जाए कैसा तरंग है, यह बोला था विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यह अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोग याद रख लिए, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और विद्युत चुंबकीय भी तरंग बोला जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। और ऊर्जा को हम आप लोग को बताए थे प्रकाश क्या होता है। जब कोई बल्ब को हम जलाते हैं, कुछ टाइम बाद देखेंगे तो बल्ब जलने के बाद तो प्रकाश ऊर्जा रहती है, तो उसमें से वो हीट हो जाती है। तो हीट निकलने उष्मा, वो गर्म हो जाता है तो उष्मा पैदा होता है। तो प्रकाश ऊर्जा से आपका उष्मा में बदल गई, तो यह क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और आपको हम कण भी बताए थे। कण क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी पदार्थ से टकराती है तो वो क्या होता है? वो कण के रूप में उसमें अवशोषित होती है। जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के रूप में किसी पदार्थ से टकराती है तो उसमें कण के रूप में अवशोषित होती है। तो यह सबको हम आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण कल के जो कि पुरानी पिछली चैप्टर में आप लोग को हम बताए थे। तो चलिए आज आपका देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। आज हम आप लोगों को प्रकाश के प्रमुख परिभाषिक शब्द बताएंगे। जो प्रकाश से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है उन सबको आप लोग को हम बताते हैं। तो पहले हम आप लोगों को बताते हैं किरण। पहला क्या है? किरण। किरण क्या होता है? आप लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है? प्रकाश निर्वात और माध्यम में दोनों में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वह निर्वात और माध्यम दोनों में गमन करता है। तो गमन करने पर वह एक सरल रेखीय पथ का मतलब एक सरल रेखीय पथ में गमन करता है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता है। प्रकाश हमेशा एक सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। इस सरल रेखीय पथ को दर्शाने के लिए जिन तीरों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें किरण कहते हैं। इन सरल रेखीय पथ को दर्शाने के लिए जिन तीरों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। तो देखिए जैसे आप लोगों का जैसे प्रकाश है, प्रकाश को आगे आप लोग देखेंगे तो ऐसे हम ढेर सारा तीर से डिनोट कर रहे हैं। तो एक प्रकार का अगर एक क्या है, एक प्रकार मान लीजिए एक किरण पुंज बन जाएगा। या क्या बन जाएगा? अगर मोर देन अगर रे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो किरण पुंज के रूप में बदल जाता है। तो ये आपका किरण है। और दूसरा देखिए आप लोग पहले एक प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज एक निश्चित दिशा में जा रहे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अभी आप लोग को क्या बताएं? जो तीर का निशान है किरण को डिनोट करता है। प्रकाश एक हमेशा सरल रेखीय पथ में गमन करता है। तो अगर ढेर सारा किरण हो जाए, ढेर सारे किरण हो जाए, वह किस रूप में बोला जाता है? वह प्रकाश पुंज का रूप धारण कर लेता है। तो प्रकाश पुंज को जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। जो प्रकाश पुंज होता है यह 3 प्रकार का होता है। जो प्रकाश पुंज क्या होता है? यह 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर पुंज। पहला क्या होता है? पैरेलल बीम। पैरेलल बीम बोला जाता है, समांतर पुंज। जब हमें प्रकाश किसी बहुत दूर प्रकाश स्रोत से प्राप्त होता है, जब हमें प्रकाश जैसे बहुत दूर का यहाँ क्या मतलब है? जैसे सूर्य का प्रकाश और तारों का प्रकाश,
चंद्रमा का प्रकाश, यह सब क्या है, बहुत दूर से प्राप्त हो रहा है। तो यह जो प्रकाश होता है यह समांतर पुंज के रूप में चलता है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के रूप में चलता है। देखिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं ये कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन के रूप में चलता है समांतर पुंज। जब हमें प्रकाश की बहुत दूर प्रकाश से स्रोत प्राप्त होता है तो वह कहता होता है समांतर पुंज के रूप में वह प्रकाश चलता है। और दूसरा, पहला आप लोग को बताया समांतर पुंज, और एक और होता है जिसको अपसारी बोलते हैं। एक क्या है, अपसारी। तीनों आप लोग को यही थोड़ा हम बता देते हैं, अपसारी, और दूसरा है, और तीसरा अभिसारी। पहला समांतर पुंज, दूसरा अपसारी पुंज भी आप इसे बोल सकते हैं, और तीसरा अभिसारी पुंज। तो अपसारी जो पुंज होता है, जो इसमें क्या होता है, अपसारी पुंज में कोई एक प्रकाश का स्रोत है। अपसारी पुंज में क्या होता है, मान लेते हैं ये एक प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश क्या होती है, फैलती हैं। यहाँ से प्रकाश क्या हो रही है, फैल रही हैं। यहाँ से प्रकाश क्या हो रही है, फैल रही हैं। यह किसको डिनोट करेगा, अपसारी पुंज को। यह किसको डिनोट करेगा, अपसारी। यहाँ से प्रकाश क्या हो रही है, फैल रहे हैं। ऐसा प्रकाश जो स्रोत है, जो ऐसा प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश क्या हो रहे हैं, वो फैल रही हैं, वो क्या होगा, अपसारी। अपसारी पुंज इसे बोला जाता है। इसे डाइवर्जेंट बीम भी बोला जाता है। और अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी में इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश, इसमें क्या होता है, जो प्रकाश स्रोत है, जो मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रही है, यहाँ आके प्रकाश मिल रही हैं, एक केंद्र पर आके क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश मिल रहा है, तो इसे अभिसारी पुंज बोलते हैं। पहला हम आप लोग को क्या बताएं, समांतर पुंज। समांतर पुंज में जब प्रकाश हमें बहुत दूर प्रकाश स्रोत से प्राप्त होती है तो वो क्या होती है, समांतर पुंज। देखिए क्या है, एक समांतर पुंज के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य का और चंद्रमा और तारा, यह हमें कैसे जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, एक समांतर पुंज के रूप में प्राप्त हो रहा है। और दूसरा क्या है, अपसारी पुंज। अपसारी पुंज में क्या होता है, इससे प्रकाश क्या होती है, एक जो प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए यहाँ प्रकाश कोई बन रहा है, वो प्रकाश क्या हो रही है, फैल रही है, प्रकाश फैल रहे हैं, तो अपसारी पुंज हो गया। और अभिसारी पुंज में क्या होता है, जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है, वह अभिसारी पुंज बोला जाता है। तो इसमें देखिए आप लोग को हमारे लोग को क्या बताए, अपसारी पुंज। डाइवर्जेंट बीम, जब प्रकाश स्रोत, प्रकाश क्या होता है, फैलने का काम करते हैं। जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश क्या है, यहाँ देखिए, जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश क्या कर रही है, ये देखिए दिशा बता रहा है, यह दिशा बता रहा है, फैल रही है। तो जब प्रकाश स्रोत जब फैलेंगी तो क्या बोला जाता है, अपसारी पुंज बोला जाता है। और जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर क्या, और अभिसारी पुंज में देखिए कन्वर्जेंट बीम। पहला आपका समांतर पुंज, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी। कुछ ये टर्मोलॉजी है जो आपको इस टर्म प्रकाश के चैप्टर में आना चाहिए, नहीं तो आप लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपसारी कहाँ से आ गया, अभिसारी कहाँ से आ गया। तो इन तथ्यों को आप थोड़ा सा लोग गौर करिएगा। अभी का मतलब समझ लिए, पास। अभी का मतलब क्या हो रहा है, पास, मतलब पास आ रही हैं। अभी का मतलब अपने, मतलब आ रही हैं। और अप मतलब दूर। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा गौर करिए, अप मतलब दूर, मतलब जा रही हैं। तो यहाँ से प्रकाश जब जाएगी तो उसे अपसारी बोलते हैं, और जब प्रकाश एक बिंदु पर आके केंद्रित हो रहे हैं उसे अभिसारी पुंज बोला जाता है। जब प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं से आके, देखिए भिन्न भिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही हैं, वह अभिसारी पुंज होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, तो समांतर पुंज क्या होता है, और अपसारी पुंज क्या होता है, और अभिसारी पुंज क्या होता है। थोड़ा और टर्म है, देखिएगा अभी और 5-6 टर्म आपको और मिलेंगे। तो यह क्या करेगा कि आपके प्रकाश में बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। अब देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश और पदार्थ। प्रकाश पदार्थ के बिना अधूरा है। अगर प्रकाश है तो कोई पदार्थ को वह दिखाएगा। वह क्या करे, हम लोग के आंख से प्रकाश से हम लोग प्रकाश से किसी वस्तु को देखने की क्या कर रहे हैं, अनुभूति। वह वस्तु या कोई पदार्थ है। तो वह प्रकाश और पदार्थ के बीच क्या होती है, अनोन्य क्रिया होती है।
पदार्थ और प्रकाश के बीच क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनसे प्रकाश क्या होती है, गुजर जाती है, मतलब पदार्थ से प्रकाश क्या होती है, पार कर जाती हैं। मतलब जैसे कांच हो गया, जैसे कांच से क्या होती है, पदार्थ कोई प्रकाश आ रहा है तो कांच से क्या होंगी, आर पार कर जाएंगी। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे नॉर्मली थोड़ा सा या बहुत कम ही पदार्थ से प्रकाश आर पार कर जाएंगे। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, प्रकाश जब भी प्रकाश आता है तो उससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाती हैं। तो कुछ क्या है, प्रकाश और पदार्थ में कुछ संबंध बताया गया है। कौन कौन से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पारदर्शी पदार्थ, पहला क्या है, पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मैटर। ट्रांसपेरेंट मतलब जब प्रकाश और पदार्थ के बीच अन्योन्य क्रिया जब होती है तो कुछ पदार्थ निर्धारित किए गए हैं, कौन सा पदार्थ से प्रकाश आर पार कर रहे हैं, कौन से पदार्थ से प्रकाश कम अवशोषित कर रहे हैं, कौन से पदार्थ से प्रकाश पार ही नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए, पहला पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मैटर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश क्या होता है, आसानी से पार कर जाती है, उन्हें पारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ। तो आप लोग देखेंगे कि कांच से कोई, अगर आप कांच यूज कर रहे हैं और कोई प्रकाश को अगर आप कांच पे टॉर्च मारेंगे, उस पर प्रकाश आ गया तो कांच से वो क्या हो रही है, आर पार कर जा रही है। पानी में भी अगर आप टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश क्या हो रही है, आर पार कर जा रही है। हवा में भी अब आर पार कर जा रही है। तो यह क्या है, पारदर्शी पदार्थ होता है। और दूसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट मैटर, ट्रांसलूसेंट मैटर, पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश बहुत कम भाग ही आर पार जा सकते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ हैं जिनसे होकर प्रकाश बहुत कम आर पार जा सके, उसे क्या बोला जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल का लगा हुआ कागज, हम लोग जब आप लोग भी जब कक्षा 7, 8 या 9, 10 में पढ़ रहे होंगे, तो अगर किसी कागज पर आप क्या तेल लगा देते हैं तो वह क्या होता है, उसे अगर आप टॉर्च मारेंगे तो आप पहले देखेंगे तो उसकी उजाला अधिक रहेगी, लेकिन पार करने के बाद वह टॉर्च का उजाला कम हो जाएगा। तो वहां हमसे यह पता चलता है कि वह बहुत कम प्रकाश आर पार हो रहा है। और रक्त से अगर आप उसमें भी देखेंगे तो बहुत कम ही प्रकाश आर पार हो रहा है। घिसा हुआ कांच भी बहुत कम ही प्रकाश आर पार हो रहा है। और तीसरा आपका पदार्थ होता है अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक मैटर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सके। वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सके, उन्हें क्या बोला जाता है, अपारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि, जिनसे आप लोग अगर लाइफ में जो यूज हो रहा है, आप लोग अपने से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जा रही है, कौन से पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं हो पा रही है, और कौन से पदार्थ से प्रकाश बहुत कम ही आर पार हो पा रही हैं। तो यह हमें आशा होगा, यह आप लोग समझ गए होंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है, और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इन सब में क्या होता है कि यह जो पदार्थ होता है, पदार्थ के मोटाई पर, पदार्थ के मोटाई पर निर्भर करता है। कैसे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब कोई पदार्थ से प्रकाश क्या होता है, आर पार होता है, तो वह उसकी किस पर निर्भर करता है, मोटाई पर निर्भर करता है। जैसे आप कांच, मान लीजिए कांच है, एक कांच में आप टॉर्च मारेंगे तो आपका प्रकाश पूरा आर पार होगा। तो वही कांच को हम क्या कर दें, अधिक कर दें, मतलब उसकी मोटाई को बढ़ा देंगे। अगर मोटाई को बढ़ा देते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वह कांच क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा वह कांच क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। और उससे अधिक मोटाई को अगर हम बढ़ा देंगे तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ का रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आप कह नहीं सकते कि अगर कोई पारदर्शी पदार्थ है कि वह हमेशा उसमें जो प्रकाश आर पार हो रहा है, यह निर्भर करेगा उसकी मोटाई पर, पदार्थ की मोटाई पर क्या होगा, निर्भर करेगा। तो यह आप लोग, हमें आशा होगा समझ गए होंगे। तो अगला टर्म देखिए, अगला टर्म क्या है, देखिए ये प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनियस बॉडी। ल्यूमिनियस बॉडी क्या होता है, ल्यूमिनियस जो
वस्तु प्रकाश का स्वयं उत्सर्जित करते हैं, जो वस्तु प्रकाश का स्वयं उत्सर्जित करते हैं वह क्या बोला जाता है, लुमिनियस बॉडी, प्रदीप्त वस्तु, जैसे सूर्य हुआ, आपका तारा हुआ। और अप्रदीप्त वस्तु नॉन लुमिनियस बॉडी, ये वे वस्तु जो वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करती हैं, जो वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, पत्थर। पृथ्वी पे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है। चंद्रमा भी आप लोग जानते होंगे, चंद्रमा क्या है, सूर्य से प्रकाश लेके अवशोषित करती है, तो यह क्या है, नॉन लुमिनियस बॉडी है। और पत्थर, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे पत्थर होते हैं कि आप लोग टार्च और उस पर प्रकाश जब डालते हैं किसी पत्थर पर, तो उसमें कुछ टाइम अगर तुरंत बुझा देंगे तो कुछ टाइम तक उसमें से प्रकाश अवशोषित होता रहेगा। तो यह क्या है, नॉन लुमिनियस बॉडी, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना। यहाँ स्वयं उत्सर्जित नहीं करने का यह यहाँ डिफिनेशन है कि दूसरे पर निर्भर होना। जैसे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा सूर्य पर निर्भर है, अगर चंद्रमा को सूर्य से प्रकाश नहीं मिलेगा तो चंद्रमा यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो अगला आप लोग टर्म देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए प्रकाश क्या होती है, प्रकाश परावर्तन के स्वरूप ही हमें दिखाई देती है। प्रकाश जब क्या होता है, परावर्तन होता है, तभी हम लोग के आंख से वह वस्तु दिखाई देती है। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से गमन करती है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम में गमन करते हैं किसी वस्तु से टकराकर, फिर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कभी कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो इस समय भी ध्यान दीजिए, क्लास 10th के लिए भी यूजफुल है। अगर जो स्टूडेंट अगर क्लास 10th वाले अगर ये देख रहे होंगे, उन लोग स्टूडेंट के लिए यह भी यूजफुल होगा। और जहां भी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां यह थियरी आपको मोस्ट यूजफुल, आप मतलब यह कारगर भी साबित बोल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। कोई प्रकाश एक माध्यम में गमन करते हैं, किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये कोई क्या है, एक तल है, यहाँ से कोई एक टार्च बालक बार रहा है, टार्च बांधने के बाद देखिए फिर उसी माध्यम में क्या हो रहा है, फिर उसी माध्यम में प्रकाश लौट जा रहा है, आया यहाँ से, फिर इसी माध्यम में प्रकाश लौट गया। तो यहाँ यह क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यह क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और जिस सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे क्या बोला जाता है, परावर्तक सतह बोला जाता है। इसे क्या बोला जाएगा, परावर्तक सतह। इसे क्या बोला जाएगा, परावर्तक सतह। जिस सतह से टकराकर जो प्रकाश वापस लौटता है उसे परावर्तक सतह बोला जाता है। कोई प्रकाश एक माध्यम से गमन करती है और किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन होता है। और जिस सतह से टकराकर वह लौट रही है उसे क्या बोला जाएगा, परावर्तक तल या सतह बोला जाता है। तो आया आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब यह परावर्तक हो रहा है तो यह दो प्रकार का होता है। जो परावर्तन होता है, प्रकाश का यहाँ जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या होता है, इर्रेगुलर, अनियमित परावर्तन भी आप इसे बोल सकते हैं। दूसरा क्या होगा, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। पहला क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब पहला इसमें एक यह दो प्रकार से परावर्तन होता है, पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। थोड़ा यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन क्या होता है। तो अभी हम आप लोग को बता रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप लोग को हम क्या बताएं, जब एक माध्यम से प्रकाश,
जब एक माध्यम से प्रकाश आकर किसी सतह से, मान लीजिए कोई सतह है, किसी सतह से टकराकर फिर अपने उसी माध्यम में वापस लौट गई, यहाँ क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। यहाँ क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। और जिस सतह पे परावर्तन हुआ इसे परावर्तक सतह बोला गया, परावर्तक सतह। थोड़ा सा यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, परावर्तक सतह, जब परावर्तक सतह यहाँ हुआ तो यह जरूरी नहीं है कि यहाँ परावर्तक सतह पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला जो यह परावर्तन हो रहा है, यह दो प्रकार से होता है। पहला नियमित परावर्तन, और दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला आपका नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, नियमित परावर्तन क्या होता है, जैसे यहाँ परावर्तन हो रहा है, जो नियमित परावर्तन होगा, जो यह परावर्तक सतह है, यह परावर्तक जो सतह है, यहाँ जो देखिए आप लोग, यहाँ जो परावर्तक सतह है यह प्लेन होगा। अगर जब कोई प्रकाश किसी प्लेन स्मूथ, यहाँ क्या है, चिकनी सतह, या ऐसे बोल सकते हैं चिकनी सतह, स्मूथ सतह, जब कोई प्रकाश स्मूथ सतह से टकराकर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगे, वो क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा। इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जब प्रकाश क्या हो रही है, खुरदरे, यहाँ देखिए खुरदरी या रफ आप बोल सकते हैं, यहाँ रफ सतह से, यहाँ परावर्तक क्या है, रफ है और खुरदरी है। यहाँ जो परावर्तक है रफ और खुरदरी है, तो यहाँ कैसा परावर्तन हो रहा है, यहाँ अनियमित परावर्तन हो रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब यह परावर्तक सतह आपका स्मूथ और चिकना होगा तो यह नियमित परावर्तन होगा, और जब यह जो परावर्तक सतह है जब रफ और खुरदरा होगा तो यहाँ अनियमित परावर्तन होगा। तो यह परावर्तन दो टाइप से होते हैं, पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। यही नियमित परावर्तन का रूप आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। जो नियमित परावर्तन होता है या नियमित परावर्तन का ही रूप आप लोगों का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यह क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, जो परावर्तन के जो नियम होते हैं, यह कहां से कौन से लिया गया, नियमित परावर्तन से। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आप लोग ये पढ़े होंगे परावर्तन के नियम क्लास 10th में, यह वहीं से लिया गया, कहीं बाहर से नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब नियमित परावर्तन होगा तो इसे परावर्तक सतह बोलेंगे, और यह जो प्रकाश जहां से आ रही है, जिस स्रोत से आ रही है, इसे आपतित किरण बोला जाता है, आपतित किरण। इसे क्या बोला जाएगा, आपतित किरण बोला जाता है। और जो यहाँ जो प्रकाश जो बाहर की तरफ जा रही हैं, यहां से प्रकाश क्या है, बाहर की तरफ जा रही है, तो इसे परावर्तित किरण। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकाश आ रही है, आपतित किरण, यह आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का नियम है, और प्रकाश वापस जा रही है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और कहां से हो रहे हैं, परावर्तक सतह से हो रही हैं। तो और यहाँ एक बीच में क्या डाला जाए, अभिलंब, इसे अभिलंब किरण बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, अभिलंब। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला क्या है, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यह बताता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका अभिलंब जो होता है, यह अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही सतह भी आप लोग बोल सकते हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, यह क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह आपका परावर्तन का पहला नियम है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ थीटा एक कोण बनता है जिसे आई से डिनोट करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, आई से डिनोट करते हैं। इस आई को आपतन कोण बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, आपतन कोण, आपतन कोण। और यहाँ एक और कोण बनता है जिसे आर से डिनोट करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, इसे आपतन कोण और इसे परावर्तन कोण बोला जाता है। परावर्तन कोण। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे परावर्तन कोण बनते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दो नियम होता है। दूसरा नियम आप देखिए क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण या क्या होते हैं, के बराबर होते हैं। जो आपका आपतन कोण होगा या परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपतन जो कोण है आपका, आपतन कोण आपके बराबर होगा परावर्तन कोण के। आई बराबर आर, इसे आप क्या लिख सकते हैं, आई बराबर आर, आई बराबर आर। तो यह आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब परावर्तन का नियम। यह आप एकदम बेसिक, आप लोग ध्यान दीजिए, हम बेसिक से आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए आप लोग को क्या बताएं, हम अभी परावर्तन बताएं, जब कोई प्रकाश एक सतह से किसी माध्यम में उसी और किसी तल से टकराकर अपने उसी माध्यम में लौट जाती है तो वह परावर्तन होता है। तो वहाँ नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन होता है। जो नियमित परावर्तन होता है, जो परावर्तक सतह होता है वह चिकनी सतह से होता है, और जो अनियमित परावर्तन होता है, जो उसका सतह होता है रफ और खुरदरी सतह से होता है। तो यह जो रफ और खुरदरी सतह से होगा तो यहाँ से जो वापस उसी माध्यम में लौट रही है, यह इस पर कंफर्म नहीं होगा कि वह किस दिशा में जा रही है, जहाँ खुरदरी सतह होगा। लेकिन जो परावर्तक सतह स्मूथ होगा, वहां से आप यह कह सकते हैं कि यह एक फिक्स सतह से ही यह वापस, मतलब वापस जो किरण लौट रही है, आप वहां इसे नियमित सतह में बोल सकते हैं। जो नियमित परावर्तन है, इसका रूप ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम है। तो परावर्तन का नियम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे यह परावर्तन देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए जब यहाँ क्या है, यह परावर्तक सतह है, और जब कोई किरण, ये जो किरण आ रही है, यहाँ कोई किरण आ रही है, जो प्रकाश का स्रोत है, इसे आपतित किरण बोला गया, और जब वह किरण वापस जा रही है उसे परावर्तित किरण बोला गया। और आपतित और परावर्तित किरण के एक उसी बिंदु पर एक लंब डाला गया, इसे अभिलंब बोला गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यह कहा जाता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम है। और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण आई बना जिसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण आर बना जिसे परावर्तन कोण बोला जाता है। तो दूसरा नियम यह कहलाता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें आशा होगा आप लोग को आज का क्लास बहुत हम विधिवत आप लोग को बताए हैं। अगर यह क्लास आप लोग को अगर न समझ में आ रहा हो तो आप लोग दोबारा अगर देखेंगे तो आपको एकदम कंठस्थ याद भी हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपका क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए क्लास एक नए जोश के साथ। और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने छात्रों से शेयर करके हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से कनेक्ट करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।